मैं पहले ही आपको बता दूं कि आगे वीडियो में आने वाले कुछ शब्द आपको विचलित कर सकते हैं। आगे वीडियो में ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जो आपके नैतिक विचारों को ठेस पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उन शब्दों का मोरल ग्राउंड पर कोई वैल्यू नहीं। ये बिल्कुल सही वक्त है वीडियो छोड़कर जाने का। अगर नहीं तो स्वागत है आपका विचारों के इस अनैतिक खेल में। इतिहास के सबसे महान प्रतिनिधियों की एक खास खूबी रही है, उन्होंने अपने दुश्मनों को तबाह किया, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी, क्योंकि दुश्मन को सिर्फ शारीरिक रूप से हराकर छोड़ना काफी नहीं होता। हार एक चोट की तरह काम करती है जो उन्हें अपमान महसूस करवाती है, जिसमें वे सुलगते कोयले की तरह हो जाएंगे। और आप ये नहीं चाहेंगे कि अंत में सुलगने वाली यही चिंगारी आपकी राख का कारण बने। वो कीजिए जो जरूरी है, वो नहीं जो सही है। सन 625 में पैदा हुई ड्यूक की बेटी ऊ चाओ अपनी खूबसूरती के वजह से महाराज ताए सुंग की रखेलों में अपनी जगह बना लेती है। रखेलों की वो जगह यानी कि हरम तब भी उसके लिए खतरनाक थी, लेकिन अपनी खूबसूरती और सशक्त स्वभाव की वजह से वह महाराज की खास बन जाती है। ऊ चाओ होशियार थी, वह महाराज के ताकत और ओहदे को अच्छे से समझती थी। वह जानती थी कि बाकी रखेलों की तरह वह भी आसानी से बदली जा सकती है। इसीलिए उसने अपनी नज़र महाराज के अय्यास बेटे काउच सुंग पर डाली। अपनी खूबसूरती और अदा से ऊ चाओ काउच सुंग को मोहित कर लेती है। जरा सोचिए कि ऊ ने इस कार्य को कहाँ अंजाम दिया होगा। महल का वह कोना जहां काउच सुंग अकेला होता है। नहीं समझे? महल का शौचालय घर। महाराज के मौत के बाद काउच सुंग गद्दी पर बैठा। काउच सुंग के साथ अच्छे संबंधों के बावजूद ऊ चाओ रूढ़ी परंपराओं से नहीं बच पाती है। उसकी किस्मत में भी वही था जो हर राजा की बीवी और उसकी रखेलों के साथ होता है। महाराज के मौत के बाद परंपरा के मुताबिक बाकी रखेलों की तरह ऊ का भी सर मुंडवा दिया जाता है और उसे एक धार्मिक मठ में भेजा जाता है, जहां उसे अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती। लेकिन ऊ को यह मंजूर कहाँ था। 7 सालों तक वह उस मठ से बाहर आने की योजना बनाती है। इसी बीच सम्राट काउच सुंग की पत्नी से वह दोस्ती कर लेती है। ऊ चाओ महारानी की मदद से अपनी जगह रखेलों में एक बार और बना लेती है। हरम तक पहुंचने के बाद उसकी रणनीति पूरी बदल जाती है। ऊ चाओ ये नया मौका किसी भी तरह गंवाना नहीं चाहती थी। अब वह अपनी योजना आंकती है। एक हाथ से वह महारानी की चापलूसी करती है और दूसरे हाथ से महाराज के बिस्तर तक पहुंच जाती है। ऊ चाओ के और महाराज के इन संबंधों के बावजूद महारानी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने अब तक गद्दी को कोई वारिस नहीं दिया था। इस कारण से वह खुद कमजोर स्थिति में थी, और अगर वह ऊ चाओ को कुछ कहती तो उसकी जलन वाली छवि बाहर आ जाती। वैसे भी महारानी अपने इस स्वभाव के लिए काफी मशहूर थी। सन 654 में ऊ चाओ महाराज से हुए एक लड़के को जन्म देती है। ऐसे हालात में महारानी खुद उस बच्चे को देखने को आती है और थोड़ी देर बैठकर वह वहां से चली जाती है। जैसे ही महारानी वहां से चली जाती है तो ऊ चाओ अपने हाथों से अपने बच्चे का गला दबाकर मार देती है। जब लोगों में इस बच्चे के मौत की खबर फैलती है
तो सबसे पहला शक महारानी पर जाता है, जो तार्किक रूप से देखा जाए तो एकदम जायज बात लगेगी। महारानी का जलन से भरा स्वभाव और उसके तुरंत निकलते बच्चे का मरना, यह सारी चीजें सिर्फ एक तरफ इशारा कर रही थी। ऊ चाओ की योजना सटीक थी। महाराज को यह व्यवहार पसंद नहीं आता। महारानी को बच्चे की मौत का जिम्मेदार माना जाता है और सजा के तौर पर उसे मौत दी जाती है। कुछ हफ्तों बाद ऊ चाओ को महारानी का ओहदा दिया जाता है। उसका नया पति काउत्सुंग, जो पहले से ही अय्याश था, उसने खुशी से राज्य का शासन ऊ के हाथों में थमा दिया। अब ऊ चाओ सिर्फ ऊ चाओ नहीं थी, अब वह एम्प्रेस ऊ चाओ बन चुकी थी। हालांकि ऊ चाओ अब ताकत के अच्छे ओहदे पर थी, लेकिन तब भी वह सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती थी। हर तरफ उसके दुश्मन अब भी थे। 41 की उम्र में उसे एक चीज पता चलती है कि उसकी अपनी भतीजी महाराज की खास बनने लगी है। तब ऊ चाओ उसे भी खाने में जहर देकर मार देती है। इस वक्त तक ऊ चाओ के 4 बेटे थे। उसके सबसे बड़े बेटों को उसके दुश्मनों के द्वारा जहर दिया जाता है। उसका दूसरा बेटा, जो कि नाजायज होता है, उसे भी किसी जुर्म में फंसाकर देश निकाला दिया जाता है। 683 तक महाराज काउत्सुंग की मौत हो जाती है। नियमों के अनुसार उसका तीसरा बेटा राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन ऊ चाओ खुद अपने तीसरे बेटे को गद्दी के लायक नहीं बताती और उसे भी हटा देती है। इसका मतलब कि अब गद्दी का हकदार उसका सबसे छोटा बेटा है, जिसे कई सालों तक एक हथियार की तरह तैयार किया गया था, और वही महाराज बनता है। अपना बेटा महाराज होने की वजह से ऊ का राज कायम रहता है। अगले 5 सालों तक ऊ चाओ अपने दुश्मनों को एक एक करके मौत के घाट उतार देती है। 688 तक ऊ चाओ के खिलाफ कोई नहीं बचता। 2 सालों बाद 690 में उसने अपने आप को बुद्ध का एक अवतार बताया, जिसे राज्य के लोगों ने भी सच माना, या यूं कहिए सच मानना पड़ा। उसे लोग चीन की पवित्र और दैविक महारानी मानने लगे। ऊ चाओ चीनी इतिहास की इकलौती औरत थी जिसे एम्परर का ओहदा मिला। खूबसूरती और दिमाग का एक शरीर में होना, यह तो तय था कि बचाव की महत्वाकांक्षा उसकी क्षमता से बड़ी थी, लेकिन वक्त के साथ उसने अपने दायरे बढ़ाए और अपनी महत्वाकांक्षाओं के काबिल बनी। उसमें एक भूख तैयार हो गई, एक ऐसी भूख जो आम नहीं थी। उसकी इस भूख के बीच में जो कोई आया, उसने उन सब को तबाह कर दिया और उदाहरण रख दिया, जो कि बता सके कि ताकत को पाने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है। ऊ चाओ जिस निर्दयता और क्रूरता से ताकत को हासिल किया, वह जरूरत थी। संवेदना या फिर हमदर्दी जैसी चीजें आपको कमजोर करती है, क्योंकि ताकत के मामले में दया जैसी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं। हो सकता है कि आपकी जीत को देखकर आपके दुश्मन आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, आपके प्रति पूरा व्यवहार बदल दे। इस वजह से शायद आपको उनके प्रति दया महसूस हो, लेकिन उनका यह व्यवहार सिर्फ एक खोखला दिखावा होगा। अगर आप किसी को सिर्फ हरा रहे हैं, तो वह हार आपके दुश्मनों के जहन में बैठ जाएगी। डोमिनेंस हायरार्की ने हमें आज तक यही सिखाया है। जो हारता है उसे कमज़ोर माना जाता है। वहीं हार उन्हें बेइज्जती और अपमान महसूस करवाएगी, और यहीं से उनके अंदर आपके लिए एक भावना जागृत होगी, प्रतिशोध यानी बदला। और याद रखिए, बदले जैसी शुद्ध कोई भावना नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत होती है। रिवेंज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन। इसीलिए याद रखिए कि जब तक आप किसी को हरा रहे हैं, तो उसे न सिर्फ मैदान में बल्कि उसके दिमाग में हराइए।
दया मत दिखाइए, वह इंसान मानसिक रूप से टूटना जरूरी है, तब जाकर आपकी जीत पूरी होगी। इन द एंड पावर इज द गेम ऑफ सर्वाइवल। हमेशा याद रखिए कि जायज वही होता है जो जिंदा होता है, और बात जब जिंदगी की हो तो बस एक ही नियम होता है कि कोई नियम नहीं होता। ताकत एक भूख है जो आपको पागल करती है, जो मांगती है तबाही हर उस चीज की जो उसके रास्ते में है, फिर आप ही क्यों ना हो। ऐसी भूख के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। ना ही कोई नियम और ना ही कोई कायदे, ना ही कोई दया और ना ही कोई करुणा, ना ही कोई अच्छाई और ना ही कोई नैतिकता। ताकत चीज ही गिरी हुई है, अगर इसे उठाना है तो आपको भी तो गिरना होगा।